एलोन मस्क की सफलता के सिद्धांत। एलोन मस्क अपनी पीढ़ी के सबसे महान और सबसे सफल उद्यमी हैं। वो $3 बिलियन की कंपनियों की स्थापना करने वाले केवल 2 लोगों में से एक हैं, पेपाल, टेस्ला और स्पेसएक्स। वर्तमान में लगभग $20.7 बिलियन फरवरी 2018 की संचित संपत्ति के साथ। इससे भी अधिक उन्होंने ऑनलाइन भुगतान, इलेक्ट्रिक वाहन, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष परिवहन सहित उद्योगों में क्रांति ला दी है। एलोन मस्क दुनिया की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। स्थायी ऊर्जा उत्पादन और खपत के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने से लेकर मंगल ग्रह पर एक कॉलोनी स्थापित करके मानव विलुप्त होने के जोखिम को कम करने तक, और अब तक वो जीत रहा है। दक्षिण अफ्रीका में पले बड़े मस्क ने कम उम्र में इंजीनियरिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी, जिनमें से अधिकांश उन्होंने खुद सिखाई। वो 1989 में दक्षिण अफ्रीकी सेना में सेवा करने से बचने के लिए 18 वर्ष की आयु से ठीक पहले कनाडा चले गए। अपने व्यावसायिक विचारों पर काम करने के लिए स्टैनफोर्ड में पीएचडी छोड़ने से पहले पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और भौतिकी में डिग्री हासिल करने जा रहे थे। 1995 तक उन्होंने एक ऑनलाइन सिटी गाइड Zip2 की स्थापना की, जिसे कॉम्पैक्ट ने 1999 में $340 मिलियन में अधिग्रहित कर लिया था। Zip2 की बिक्री से मस्क को $22 मिलियन प्राप्त हुए, जिसमें से उन्होंने बाद में X.com नामक एक ऑनलाइन वित्तीय सेवाओं और ईमेल भुगतान व्यवसाय को खोजने के लिए $10 मिलियन का निवेश किया। 1 साल बाद X.com का कॉन्फिनिटी में विलय हो गया, जिसका उस समय पेपाल नामक एक उत्पाद था। यद्यपि मस्क को उत्पाद के मंच और वास्तुकला के बारे में असहमति के कारण बिक्री से पहले ही बाहर कर दिया गया था। अक्टूबर 2002 में जब पेपाल को ईबे द्वारा $1.5 बिलियन में अधिग्रहित किया गया था, तब मस्क को स्टॉक में $165 मिलियन मिले थे। फिर से मस्क ने अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा निवेश किया। पेपाल से अपने अगले उद्यम में 2002 में स्पेसएक्स को वित्तपोषित करने के लिए $100 मिलियन का उपयोग करके और मानव जाति को सितारों तक ले जाने के लिए अपना मिशन शुरू किया, लेकिन वो नहीं किया गया था। 2003 में मस्क ने दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों को बदलने के इरादे से टेस्ला मोटर्स के सह संस्थापक द्वारा ऑटोमोटिव उद्योग को फिर से आविष्कार करने का फैसला किया, और 2006 में उन्होंने एक सौर ऊर्जा कंपनी सोलिसिटी के निर्माण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दिसंबर 2015 में ओपनआई की स्थापना की, जो एक गैर लाभकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अनुसंधान कंपनी है। 2016 में न्यूरालिंक AI के साथ मानव मस्तिष्क को एकीकृत करने की तलाश में, और दिसंबर 2016 में बोरिंग कंपनी नामक एक टनल बोरिंग कंपनी, वे फ्लेमथ्रोवर भी बनाती हैं। तो वो ये कैसे करता है? वर्षों से मस्क अपने विचारों, अनुभवों और ज्ञान को साझा करने में खुला रहा है कि वो व्यापार कैसे करता है। वो नवाचार, उत्पाद विकास, एक टीम बनाने और कंपनियों को लॉन्च करने के बारे में कैसे सोचता है। यहाँ उनके अपने शब्दों का उपयोग करते हुए आपकी उद्यमशीलता यात्रा के माध्यम से आपकी मदद करने के लिए उस ज्ञान का आस्वान है। नमस्कार दोस्तों, आई एम इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन चैनल के वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए एक दूसरे को मोटिवेट करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बेहतर बनो, सिर्फ अलग नहीं। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद देने पर ध्यान केंद्रित करें, जो आप संभवतः कर सकते हैं, जो ग्राहक के लिए वास्तविक मूल्य बनाता है।
महान कंपनियां महान उत्पादों पर निर्मित होती हैं। मैं कहूँगा कि उत्पाद की गुणवत्ता पर बहुत ध्यान केंद्रित करें। लोग वास्तव में सभी प्रकार की गूढ़ धारणाओं में लिपटे हुए हैं कि कैसे प्रबंधन आदि किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को उत्पाद पर ही अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप उत्पाद को ग्राहक के लिए अविश्वसनीय रूप से सम्मोहक कैसे बनाते हैं, बस उन्मत्त रूप से केंद्रित हो जाते हैं इसे बेहतर बनाने पर। मुझे लगता है कि लोग इससे विचलित हो जाते हैं। आप सबसे अच्छी संभव चीज बनाने के बारे में अतिरिक्त कठोर होना चाहते हैं। जो कुछ भी गलत है उसे ढूंढें और इसे ठीक करें। किसी ऐसी चीज पर ध्यान केंद्रित करें जिसका किसी और के लिए उच्च मूल्य है। उस आकलन को करने में वास्तव में कठोर रहें, क्योंकि प्राकृतिक मानव प्रवृत्ति इच्छाधारी सोच है। इसलिए उद्यमियों को चुनौती यह बता रही है कि वास्तव में आपके आदर्शों में विश्वास करने और विरोध के रूप में उनसे चिपके रहने के बीच क्या अंतर है। कुछ अवास्तविक सपने का पीछा करना जिसमें वास्तव में योग्यता नहीं है। आपको चीजें सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे अलग हैं। उन्हें बेहतर होने की जरूरत है। लेकिन अगर आप कोई उत्पाद बनाने जा रहे हैं तो उसे सुंदर बनाएं, भले ही यह बिक्री को प्रभावित न करे। मैं चाहता हूं कि यह सुंदर हो। यदि आप किसी भी ऐसे स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं जहां एक मौजूदा बाजार है बड़े उलझे हुए प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ, तो आपके उत्पाद या सेवा को उनकी तुलना में बहुत बेहतर होना चाहिए। ये थोड़ा बेहतर नहीं हो सकता क्योंकि तब आप खुद को उपभोक्ता की जगह पर रख देते हैं। आप हमेशा विश्वसनीय ब्रांड ही खरीदते हैं जब तक कि कोई बड़ा अंतर न हो। दूसरी सलाह जो मैं दूंगा वो ये है कि आंख मूंद कर रुझानों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। यथास्थिति पर सवाल उठाएं और चुनौती दें। एक कंपनी तभी मौजूद होती है जब वे अन्य लोगों के लिए उपयोगी चीजें करते हैं। एक कंपनी को कुछ महत्वपूर्ण करना चाहिए। फोकस संसाधन। अपना एक काम असाधारण ढंग से करो। अपनी ऊर्जा और संसाधनों को केंद्रित करें और स्पष्ट रहें कि क्या नहीं करना है। यदि आप किसी कंपनी में शुरुआती चरण में हैं, तो आपको अपने संसाधनों पर ध्यान देना होगा। यदि आप उन्हें फैलाते हैं तो आपकी सफलता की संभावना बहुत कम हो जाती है। मैं खुद से पूछता हूँ, क्या इस गतिविधि का परिणाम बेहतर उत्पाद या सेवा होगा? यदि नहीं, तो मैं उन प्रयासों को रोक देता हूँ। टेस्ला में हमने विज्ञापन पर कभी पैसा खर्च नहीं किया। हमने सर्वोत्तम कार बनाने के लिए अपना सारा पैसा अनुसंधान एवं विकास, इंजीनियरिंग, डिजाइन और निर्माण में लगा दिया है। जब हम पैसे खर्च करने के बारे में सोचते हैं तो हम पूछते हैं, क्या इससे बेहतर उत्पाद तैयार होगा? अगर नहीं, तो हम पैसा खर्च करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। जब तक आप नियंत्रित करते हैं कि उस टोकरी के साथ क्या होता है, तब तक आपके अंडे एक टोकरी में रखना ठीक है। खुली चर्चा बनाने के लिए बाधाओं को दूर करें। खुले संवाद, विचार साझा करने और सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए पदानुक्रम और साइलो को तोड़ें। हम चाहते हैं कि हमारे नेता अपनी टीमों को प्रेरित करने और प्रेरित करने के तरीके खोजें। उनके काम में शोर कम करें और अवरोधकों को हटाने में मदद करें। यदि आप एक प्रबंधक हैं या स्पेसएक्स के किसी भी स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम इस बात पर जोर देते हैं कि आपकी टीम आपकी सेवा करने के लिए नहीं है। आप वहां अपनी टीम की सेवा करने और कंपनी के लिए सर्वोत्तम संभव काम करने में उनकी मदद करने के लिए हैं। ये बात सबसे ज्यादा मुझ पर लागू होती है। नेताओं से ये भी अपेक्षा की जाती है कि वे उन लोगों की तुलना में अधिक मेहनत करें जो उन्हें रिपोर्ट करते हैं और हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि उनकी जरूरतों का ध्यान आपके सामने रखा जाए। इस प्रकार उदाहरण के लिए आगे बढ़ें। टेस्ला कर्मचारियों को ईमेल, कंपनियों के भीतर जानकारी कैसे प्रवाहित होनी चाहिए, इसके बारे में विचार के 2 स्कूल हैं। अब तक का सबसे आम तरीका कमांड की श्रृंखला है।
जिसका अर्थ है कि आप हमेशा अपने प्रबंधक के माध्यम से संचार प्रवाहित करते हैं। इस दृष्टिकोण के साथ समस्या यह है कि जबकि यह प्रबंधक की शक्ति को बढ़ाने का काम करता है, ये कंपनी की सेवा करने में विफल रहता है। किसी समस्या के जल्दी से हल होने के बजाय, जहां एक व्यक्ति एक विभाग में होता है, दूसरे विभाग के व्यक्ति से बात करता है और सही काम करता है। लोग अपने प्रबंधक से बात करने के लिए मजबूर होते हैं, जो अपने प्रबंधक से बात करता है, जो दूसरे विभाग में प्रबंधक से बात करता है, जो अपनी टीम में किसी से बात करता है। फिर जानकारी को फिर से दूसरी तरफ प्रवाहित करना पड़ता है। यह अविश्वसनीय रूप से गूंगा है। कोई भी प्रबंधक जो ऐसा होने देता है, उसे प्रोत्साहित करने की तो बात ही छोड़ दे, जल्द ही वो खुद को दूसरी कंपनी में काम करते हुए पाएगा। मजाक नहीं, टेस्ला में कोई भी व्यक्ति पूरी कंपनी के लाभ के लिए किसी समस्या को हल करने का सबसे तेज तरीका होने के अनुसार किसी और को ईमेल बात कर सकता है और करना चाहिए। आप अपने प्रबंधक के प्रबंधक से उसकी अनुमति के बिना बात कर सकते हैं। आप किसी दूसरे विभाग में वीपी से सीधे बात कर सकते हैं। आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप किसी और की अनुमति के बिना किसी से भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐसा करने के लिए खुद को बाध्य समझना चाहिए जब तक कि सही चीज न हो जाए। यहाँ बिंदु यादृच्छिक नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हम अल्ट्रा फास्ट और अच्छी तरह से निष्पादित करें। हम स्पष्ट रूप से आकार में बड़ी कार कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें बुद्धि और चपलता के साथ ऐसा करना चाहिए। एक अंतिम बिंदु ये है कि प्रबंधकों को ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए कि वे कंपनी के भीतर साइलो नहीं बना रहे हैं, जो हमें बनाम उन्हें मानसिकता बनाते हैं या किसी भी तरह से संचार को बाधित करते हैं। ये दुर्भाग्य से एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इससे सक्रिय रूप से लड़ने की जरूरत है। ये संभवतः टेस्ला को विभागों के लिए कैसे मदद कर सकता है? आपस में अवरोध खड़ा करने के लिए या सामूहिक के बजाय कंपनी के भीतर अपनी सफलता को रिश्तेदार के रूप में देखने के लिए? हम सब एक ही नाव में हैं। हमेशा खुद को कंपनी की भलाई के लिए काम करने वाले के रूप में देखें, न कि अपने विभाग के लिए। चीजों को तोड़ो और बुनियादी बातों को समझकर शुरू करो। समस्याओं को पहले सिद्धांतों पर वापस ले जाएं और समाधान तैयार करने के लिए मूल सिद्धांतों को समझें। विवरण में आने से पहले सुनिश्चित करें कि आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसके मूलभूत सिद्धांतों को समझें, अन्यथा आप दोषपूर्ण आधार पर निर्माण कर सकते हैं। भौतिकी सोच के लिए एक अच्छा ढांचा है। चीजों को उनके मौलिक सत्य तक उबालें और वहां से तर्क करें। वैज्ञानिक पद्धति एक वाक्यांश है जिसे मस्क अक्सर उपयोग करते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि वो एक विचार के साथ कैसे आए, एक समस्या का समाधान किया या एक व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। यहाँ बताया गया है कि वो इसका वर्णन कैसे करता है। एक प्रश्न पूछें। 2 इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाएं। 3 साक्ष्य के आधार पर अभिगृहीत विकसित करें और प्रत्येक को सत्य की संभावना प्रदान करने का प्रयास करें। 4 यह निर्धारित करने के लिए अकाट्यता के आधार पर एक निष्कर्ष निकालें। क्या ये स्वयं सिद्ध सही है? क्या वे प्रासंगिक हैं? क्या वे आवश्यक रूप से इस निष्कर्ष तक ले जाते हैं और किस संभावना के साथ? 5 निष्कर्ष का खंडन करने का प्रयास करें। अपने निष्कर्ष को तोड़ने में और मदद करने के लिए दूसरों से खंडन की तलाश करें। 6 यदि कोई आपके निष्कर्ष को अमान्य नहीं कर सकता है तो आप शायद सही हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से सही नहीं हैं। यही वैज्ञानिक पद्धति है। ये वास्तव में पेचीदा चीजों का पता लगाने में मददगार है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। वे इच्छाधारी सोच में लगे रहते हैं। वे प्रतिवादों की उपेक्षा करते हैं।
वे इस आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तर्क ये है कि ये सच है क्योंकि मैंने कहा कि ये सच है, लेकिन इसलिए नहीं कि यह निष्पक्ष रूप से सच है। एक सलाह, ज्ञान को एक सिमेंटिक ट्री के रूप में देखना महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि आप मूलभूत सिद्धांतों यानी ट्रंक और बड़ी शाखाओं को समझते हैं, इससे पहले कि आप पत्तियों विवरणों में जाएं। या उनके लिए कुछ भी नहीं है पर लटका। आप समस्याओं को उसी सोच से हल नहीं कर सकते जिसके कारण वे हुई हैं। आलोचना की तलाश करें और फीडबैक लूप बनाएं। सक्रिय रूप से आत्म-विश्लेषण करें और दूसरों से अपनी सोच और विचारों की आलोचना और प्रतिक्रिया की तलाश करें। आपको ये दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि आप गलत हैं। आपका लक्ष्य कम गलत होना है। मुझे लगता है कि फीडबैक लूप होना बहुत महत्वपूर्ण है, जहां आप लगातार सोच रहे हैं कि आपने क्या किया है और आप इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सलाह का सबसे अच्छा टुकड़ा है लगातार सोचें कि आप चीजों को बेहतर कैसे कर सकते हैं और खुद से पूछताछ कर सकते हैं। वास्तव में अपने आदर्शों में विश्वास करने और उनसे चिपके रहने बनाम कुछ अवास्तविक सपने का पीछा करने में क्या अंतर है, जिसमें वास्तव में योग्यता नहीं है। आपको अपने आत्मविश्लेषण में बहुत कठोर होना होगा। सटीक आत्मविश्लेषण ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि परिभाषा के अनुसार आप अपने आप के बहुत करीब हैं। लोग गंभीर रूप से पर्याप्त नहीं सोचते हैं। लोग उस विश्वास में पर्याप्त आधार के बिना बहुत सी चीजों को सत्य मान लेते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग बारीकी से विश्लेषण करें कि क्या सच माना जाता है और इसका निर्माण करें। पहले सिद्धांतों द्वारा चीजों का विश्लेषण करें, सादृश्य या परंपरा से नहीं, जो कि है वास्तव में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जिससे ये समझना मुश्किल हो जाता है कि चीजों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। किसी भी तर्क या सोच की ट्रेन में आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अंतर्निहित परिसर मान्य और लागू हो, और जिस तरह से निष्कर्ष पर पहुंचा वो आवश्यक रूप से अंतर्निहित परिसरों और उन परिसरों के बीच के अंतर संबंध द्वारा संचालित हो। ये तर्कसंगत सोच की नींव है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी एक सुविचारित समालोचना सोने की तरह मूल्यवान है। विशेष रूप से आपके मित्र। आमतौर पर आपके मित्र जानते हैं कि क्या गलत है, लेकिन वे आपको बताना नहीं चाहते क्योंकि वे आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके दोस्त सही हैं, लेकिन बहुत बार वे सही होते हैं। जब मैंने टेस्ला मॉडल एस के बारे में किसी से बात की, तो मैं वास्तव में जानना नहीं चाहता था कि कार के बारे में क्या सही है। मैं जानना चाहता हूँ कि कार के बारे में क्या गलत है। जब मेरे दोस्तों को कोई उत्पाद मिलता है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि कृपया मुझे यह न बताएं कि उन्हें क्या पसंद है, बल्कि मुझे बताएं कि आपको क्या पसंद नहीं है। और अगर मैंने लोगों से कुछ बार यह पूछा है, तो वे मेरे द्वारा हमेशा सवाल पूछे बिना स्वचालित रूप से मुझे बताना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि लोगों के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है और नकारात्मक प्रतिक्रिया को अनदेखा करने के बजाय आपको इसे ध्यान से सुनना होगा। अगर नकारात्मक प्रतिक्रिया का अंतर्निहित कारण समझ में नहीं आता है तो इसे अनदेखा करें, अन्यथा लोगों को अपने व्यवहार को समायोजित करना चाहिए। निश्चित रूप से मैं इसमें निपुण नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नकारात्मक प्रतिक्रिया मांगना वास्तव में महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उन लोगों से जिनके मन में आपकी सर्वोत्तम रुचि है। असफलता एक विकल्प है। असफलता को स्वीकार करें, उसके लिए अभ्यास करें और डरे नहीं। असफलता यहाँ एक विकल्प है। यदि चीजें विफल नहीं हो रही हैं, तो आप पर्याप्त नवप्रवर्तन नहीं कर रहे हैं। अगर हर बार कोई एक विचार के साथ आता है तो उसे सफल होना है। आप लोगों को विचारों के साथ आने वाले नहीं हैं। लोग व्यक्तिगत स्तर पर जोखिमों को अधिक महत्व देते हैं।
यह एक बात है यदि आपके पास भुगतान करने के लिए बंधक है और बच्चों का समर्थन करने के लिए, ताकि यदि आप अपनी नौकरी से विचलित हो जाएं, तो आप अपने परिवार को कैसे खिलाएंगे और किराए का भुगतान करेंगे। ये समझ में आता है, लेकिन मान ले कि आप युवा हैं और आप अभी कॉलेज से बाहर आ रहे हैं। आपके जोखिम क्या हैं? आप भूखे नहीं मरने वाले, निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की आधुनिक अर्थव्यवस्था में नहीं। सिर्फ कहीं रहने और खाना खाने के लिए पर्याप्त पैसा कमाना इतना आसान है, करना बहुत आसान है। इसलिए मुझे नहीं पता कि वे किससे डरते हैं। ज्यादातर असफलता से डरते हैं, मुझे लगता है, लेकिन लोगों को जोखिम से कम बचना चाहिए जब जोखिम ज्यादा न हो। अगर कोई चीज काफी महत्वपूर्ण है तो आपको प्रयास करना चाहिए, भले ही संभावित परिणाम असफलता ही क्यों न हो। सर्वोत्तम को किराए पर लें और तेजी से काम करें। विकास को बढ़ावा देने के लिए काम पर रखने को प्राथमिकता दें, लेकिन जब चीजें कारगर न हों तो तुरंत कार्रवाई करें। सर्वोत्तम संभव टीम बनाने पर ध्यान दें और समझौता न करें। एक ऐसे समूह में शामिल हों जो अद्भुत है, जिसका आप वास्तव में सम्मान करते हैं। या यदि आप एक कंपनी का निर्माण कर रहे हैं तो आपको महान लोगों को इकट्ठा करना है। मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से बहुत तेजी से नहीं बढ़ना चाहते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा किराए पर लिया गया प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में उस व्यक्ति को नियुक्त करने की आवश्यकता है। एक सबक जो मैंने सीखा, पेपाल में लोगों को तेजी से निकालना है। ये भयानक लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो बाद में जल्द से जल्द अलग होना सबसे अच्छा है। किसी ऐसे काम को करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना एक गलती है जो वास्तव में काम नहीं कर सकता। महान लोगों को किराए पर लें। यह 90% समाधान है, क्योंकि गलत काम पर रखना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। हम अपने लोगों के नेताओं को चुनौती देते हैं कि वे ऐसे लोगों को काम पर रखें जो खुद से बेहतर हैं। इसलिए कंपनी को प्रत्येक किराए के साथ बेहतर बनाते हैं। प्रतिभा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक खेल टीम की तरह है। जिस टीम के पास सबसे अच्छा व्यक्तिगत खिलाड़ी होता है वो अक्सर जीत जाती है, लेकिन फिर उन खिलाड़ियों के एक साथ काम करने और उनके द्वारा नियोजित रणनीति से गुणक होता है। मेरे पास किराए पर लेने वाले लोगों और विशेष रूप से स्पेसएक्स के लिए एक असाधारण उच्च मानक है। हम वास्तव में दुनिया में सबसे अच्छे लोगों को उनके काम पर नियुक्त करने की आकांक्षा रखते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। जब हम उन्हें ढूंढते हैं तो हम आमतौर पर उन्हें कंपनी की ओर आकर्षित करने में सक्षम होते हैं, लेकिन मेरे लिए नंबर 1 मुद्दा बेहद प्रतिभाशाली लोगों को ढूंढना है। मुझे लगता है कि स्पेसएक्स में कुछ बहुत ही प्रतिभाशाली लोगों को पाकर हम भाग्यशाली रहे हैं, लेकिन वो हमेशा विकास पर गर्व करता है। व्यवसाय शुरू करना और बढ़ाना उतना ही इसके पीछे के लोगों के नवाचार, ड्राइव और दृढ़ संकल्प के बारे में है जितना वे उत्पाद बेचते हैं। नरक की तरह काम करो और अपने हाथ गंदे करने से मत डरो। प्रयास करने के लिए तैयार रहें और काम पूरा करने के लिए अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाएं। अपने आत्मविश्लेषण में बहुत कठोर बनो, निश्चित रूप से अत्यंत दृढ़ बनो और नरक की तरह काम करो। हर हफ्ते 80-100 घंटे लगाएं। ये सभी चीजें सफलता की संभावनाओं को बढ़ाती हैं। यदि अन्य लोग सप्ताह में 40 घंटे काम कर रहे हैं और आप सप्ताह में 100 घंटे काम कर रहे हैं, भले ही आप वही काम कर रहे हों, तो आप जानते हैं कि आप 4 महीनों में वह हासिल कर लेंगे जिसे हासिल करने में उन्हें 1 साल लगता है। मैं वास्तव में दृढ़ता से अनुशंसा करता हूं कि किसी को केवल एक कंपनी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और जितना संभव हो उतना घंटे देना चाहिए। वास्तव में सुबह से रात तक काम करें। इसके बारे में अपनी नींद में सोचें। सप्ताह में 7 दिन, कोई ब्रेक नहीं। जब आप एक कंपनी शुरू कर रहे हों तो आपको यही करना चाहिए।
मैं जिन भी कंपनियों से जुड़ा रहा हूँ, उनमें हमेशा बहुत कठिन समय रहा है। यह आमतौर पर शुरुआत के तुरंत बाद होता है। पहले 6 महीने से 1 साल तक चीजें आशावादी, रसपूर्ण और रोमांचक लगती हैं। फिर चीजें गलत होने लगती हैं। आप उन मुद्दों का सामना करते हैं जिनकी आपने अपेक्षा नहीं की थी। बारूदी सुरंगों पर कदम रखें। ये बुरा है। ज्यादातर मामलों में कंपनियां आपके इस चरण से गुजरती हैं कि आप कंपनी के मरने के लगातार खतरे में हैं। अगर आपको फाउंडर या सीईओ है तो आपको हर तरह के काम करने होंगे जो आप नहीं करना चाहते। अगर आप अपना काम नहीं करते हैं तो कंपनी सफल नहीं होगी। कोई भी काम बहुत छोटा नहीं है। कोशिश करते रहें और दर्द की सीमा बहुत अधिक हो। लगातार बने रहें और अपने आप को कम मत बेचें। मुझे लगता है कि लोग स्वयं को सीमित करते हैं। पहली बात यह है कि लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए। क्या आपने कल कोशिश की थी? क्या आपने आज कोशिश की? नया करने के लिए बहुत अधिक मानसिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। दृढ़ता बहुत महत्वपूर्ण है। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक आपको हार मानने के लिए मजबूर न किया जाए। अगर कोई चीज काफी महत्वपूर्ण है, भले ही बाधाएं आपके खिलाफ हों, फिर भी आपको उसे करना चाहिए। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सीख सकते हैं। वे बिना कोशिश किए खुद को कम बेचते हैं। एक व्यवसाय शुरू करना हर किसी के लिए नहीं है। एक व्यवसाय शुरू करना, मैं कहूँगा, नंबर 1 में उच्च दर्द की सीमा है। यदि आप वास्तव में कठिन और उच्च जोखिम वाली चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो कंपनी शुरू करना एक अच्छा विचार है। अन्यथा यह शायद नासमझी है। यह निश्चित रूप से आपको तनाव मुक्त करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा करने के लिए आपको बहुत प्रेरित होना होगा। अन्यथा आप केवल अपने आप को दयनीय बना लेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। गुड बाय।